हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति पाल है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर का बेसिक कोर्स अपन कर रहे हैं और अपन ने बहुत कुछ कंप्यूटर के बारे में जान भी लिया है। और पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर में इसमें क्या अंतर है। तो अपना यहाँ हो गया था ये कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है, जिसका नाम इसका मतलब होता है गणना करना, मतलब ये संगणक है आपका। तो अगर आप नए नए ऐड हुए हैं इसमें तो आप पुरानी वीडियोस भी देखिए, ताकि ये क्रम में आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इसमें। तो अभी तक अपन ने बहुत सारी चीज़ देख ली हैं, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि जो कंप्यूटर की मेन बॉडी होती है, जो ऊपर से आपको दिख रही है, जिसको आप देख सकते हैं, वो आपकी हार्डवेयर है। और जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो उसके सॉफ्टवेयर होते हैं। तो और फिर हमने ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर में भी मेनली दो प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर के लिए ही बनाए जाते हैं, सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं। सिस्टम इसको रीड करता है और उसके निर्देश के अनुसार वो काम करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कंप्यूटर में डलवाता है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो डिपेंड हो गया कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर ले रहे हैं और अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। और जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर था, जिसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो गए जिसके बगैर आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ऑन ही नहीं होगा। कहीं पर भी किसी का भी सिस्टम हो, उसमें ये सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें है आपका एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बताया आपको कि भले उसमें विंडोज़ हो, आपका डॉस हो, यूनिक्स हो, ठीक है, इनेक्स हो, लिनक्स हो, आपका मेक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, है ना, वो ज़रूरी होता है किसी भी कंप्यूटर में कि कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए। क्योंकि वो यूज़र को और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का, लिंक करने का पुल का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। एक तो वो ज़रूरी है। दूसरा फिर आपको बताया था कि डिवाइस के लिए जो ड्राइवर होते हैं वो होना ज़रूरी, तो उससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम होते हैं, वो भी आपके कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रांसलेटर होते हैं, जब आप अभी आज अपना यही है कि आपको आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। तो जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो उसके लिए कुछ ट्रांसलेटर वाले प्रोग्राम आते हैं। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। उसके अलावा आप एक चीज़ और देख लें कि एक होता है इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर की उपयोगिता के लिए, कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके इनबिल्ट आते हैं कंप्यूटर में, जिससे कि आपका कंप्यूटर मैनेज होता है, कंट्रोल होता है। तो उसमें आपको कुछ टूल्स दे दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन टूल बॉक्स। ठीक है। तो ये हर किसी के कंप्यूटर में रहेंगे। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होंगे जो कि इनबिल्ट आ रहे हैं और वो यूटिलिटी की श्रेणी में हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो उसमें आपका जैसे कि सपोज आपका एक आ गया है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि आपकी जो हार्ड हार्ड डिस्क होती है, जब आप फाइलों को सेव करते हैं, तो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब आपके हार्ड डिस्क की मेमोरी में जब कोई भी फाइलें सेव होती है, तो वो सिक्वेंशली सेव होती है। वो सिक्वेंशली जो है स्पेस को सेव करती जाती है कि एक फाइल यहाँ पड़ी, फिर उसके पास में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस टाइप से वो फाइलों को सेव करता है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप फाइल को सिर्फ राइट ही करें, आप कभी कभी फाइलों को कुछ डिलीट भी कर देते हैं आप। तो अब आपने मान लीजिए डिलीट कर दिया, तो कुछ फाइलों के बीच में क्या हो गया, स्पेस आ गई है कि वहाँ पे कोई फाइल है ही नहीं। तो अब क्या हो गया आपका, अगर आप सोचें अगर, तो कैसा हो गया कि कुछ फाइलें यहाँ पड़ी हुई है, फिर यहाँ कोई स्पेस है, फिर कुछ फाइलें यहाँ हैं, कुछ फाइलें यहाँ हैं, कुछ फाइलें यहाँ हैं, मतलब ये बिखर गया है पूरी तरीके से। ये पूरी तरीके से बिखर गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप उसको रीड करते हैं फाइल को दोबारा, तो कंप्यूटर को उसको फेस करने में, उसको निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि जगह जगह स्पेस पड़ी हुई होती है। और कभी कोई फाइलें बड़ी होती है, उसका कुछ टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ को जगह भरी हुई मिल गई, कुछ टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, तो उसको तब भी सर्च करने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में आपका जो काम करने की स्पीड है स्लो हो जाती है। कंप्यूटर की फेचिंग टाइम भी कम हो जाता है, वो तेज़ी से उसको फेस नहीं कर पाता, उसको टाइम लगता है। तो ये सारा मेंटेनेंस के लिए आपको एक कमांड दिया जाता है कि आप समय समय पर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन का कमांड लगाते रहें। तो जब अपन प्रैक्टिकली भी जाएंगे, कंप्यूटर में भी करेंगे, तो आपको ये सब कमांड भी मैं लगा के बताऊंगी कि कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हमें अपने कंप्यूटर को
मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसको उसका मेंटेनेंस रखने के लिए समय समय पे ये कमांड भी लगाना होता है। तो वो क्या करता है, जहाँ जहाँ पे भी फाइलों के बीच में स्पेस दिखती है तो उन स्पेस को हटा के फाइलों को एक क्रम में वापस से जमा देता है। तो एक तो आपकी फाइल की स्पीड भी थोड़ी बचती है, दूसरा एक क्रम में होने के कारण उसकी जो फेचिंग स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो एक आप ये कमांड लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा एक होता है इसमें डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप भी आपको मिलता है इनबिल्ट। तो ये क्या होता है कि जब आप नेट वगैरह यूज़ करते हैं तो कुछ टेम्प्रेरी फाइलें भी आपके उसमें आ जाती है। तो काफ़ी कुछ फाइलों का अगर भीड़ हो जाती है तो आपकी फाइलों में स्पीड ज़्यादा घेर लेती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। या जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो कुकीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, तो उसको भी समय समय पे क्लीन अप करना पड़ता है। तो जब हम डिस्क क्लीन अप कमांड लगाते हैं तब आपसे पूछते हैं कि कौन सा ड्राइव आपको क्लीन करना है। तो आप जिस ड्राइव को देंगे वो पूरा क्लीन हो जाएगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कंप्यूटर की। तो ये भी हमको समय समय पर लगाना होता है। उसके अलावा आपको बैकअप की फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपनी फाइलों का बैकअप ले सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। बैकअप मतलब कॉपी लेके रखना, कि कभी कोई फाइल हमारी डैमेज हो गई या कुछ करप्ट हो गई तो हमारे पास ये बैकअप रहना चाहिए उस फाइल का। वो फैसिलिटी भी होती है आपके पास। फिर आपको मिल जाता है इसमें कंप्रेशन करने का। जो कंप्रेशन टूल होता है मतलब वो फाइलों को कंप्रेस कर देता है, संक्षिप्त शॉर्ट में कर देता है, उसके साइज़ को छोटा कर देता है। तो इसके लिए आपको विनजिप और विनरार की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी कि फाइलों को विनजिप या विनरार के थ्रू कैसे अपन जिप करते हैं। क्या होता है कि जैसे बहुत सारी फाइलें हैं, 10-15 फाइलें हैं और कुछ फोल्डर्स भी हैं, उन सबको एक बना देना एक जिप फॉर्म में, और उसकी साइज़ भी कम हो जाती है, वो जगह भी कम घेरता है और वो सिक्योर भी हो जाता है क्योंकि उसको कोई वायरस भी नहीं लगता है और आपको इजीली कहीं भी सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना होती है तो आप जिप फॉर्मेट में कर सकते हैं, रार फॉर्मेट में कर सकते हैं उसको। सॉरी। उसके अलावा जब आप इंटरनेट से कोई फाइलें डाउनलोड करते हैं तो भी आपने देखा होगा कि वो जिप फॉर्म में आती है आपकी, तो उसको फिर आपको अनजिप करना होता है। तो जिप फॉर्म में करने से क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाती है, छोटे फॉर्म में आ जाती है आपकी, और बहुत सारी फाइलों को जोड़ के आप एक फाइल बना सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है इसके अंदर। दूसरा, एक आपको एंटीवायरस भी मिल जाता है जो कि होता है आपका विंडोज़ डिफेंडर। विंडो डिफेंडर क्या करता है कि अगर आपके फाइल आपके कंप्यूटर में कोई अगर वायरस आने की कोशिश होती है या कोई वायरस का अटैक होना होता है तो उससे आपके कंप्यूटर को सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको रोकता है। लेकिन ये विंडो डिफेंडर है वैसे पावरफुल है अपने आप में, लेकिन ये इनबिल्ट आता है। लेकिन अगर मान लीजिए अब ये सब जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, ये सब कमांड बताए हैं आपको, ठीक है, ये तो एक फैसिलिटी होगी जो कि आपको इनबिल्ट मिल जाती है। ये सारे आपके कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी में भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कि आप बाहर से कुछ मंगवा के सॉफ्टवेयर अगर अपने कंप्यूटर में डलवाते हैं, लेकिन उसकी श्रेणी है यूटिलिटी वाली, कि वो यूटिलिटी के लिए आप डलवा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आपकी यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक वो होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे आए हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक वो होते हैं कि आप खुद भी अपनी ओर से डलवा सकते हैं। जैसे कि एंटीवायरस के बारे में आपको बता रही थी कि हालांकि विंडो डिफेंडर है आपके पास, लेकिन फिर भी अगर आप नेट पे कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं तो नेट से वायरस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तब आप क्या करते हैं, कुछ और भी जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अलग से। जैसे आपका नेट प्रोटेक्टर है, क्विक हिल है, तो उसको भी आप अलग से डलवाते हैं अपने सिस्टम में। तो ये जो आप बाहर से और डलवा रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसको बोलेंगे यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि सिस्टम के लिए वो ज़रूरी होते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़र जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने सिस्टम पे डलवाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना इतना हो गया है। अब अपन नेक्स्ट ले रहे हैं इसमें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो जैसे कि आपको बताया है कि कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है, कंप्यूटर को कुछ निर्देश देना हो, तो कंप्यूटर से अगर काम करवाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो उस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली उस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम, तो हम उस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, कुछ निर्देश लिख रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कंप्यूटर को कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो ये काम हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का कुछ समूह होता है, उसके बेस पे कंप्यूटर उसको रीड करता है, पढ़ता है, और जो काम आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसको प्रॉपरली कर लेगा अगर वो सारे निर्देश को स्टेप बाय स्टेप पूरा करता है। तो सपोज मान लीजिए जैसे किसी को चाय बनाने नहीं आती, आपको बताना है कि चाय कैसे बनाते हैं, तो आपने उसको बताया कि भाई पानी लो, ठीक है, गैस पे उसको रखो, जलाओ, उसको फिर थोड़ी देर के बाद शक्कर डालो, वो जब उबल जाए तो उसमें पत्ती भी डालो, उसमें रंग आ जाए, कलर आ जाए तो उसमें दूध भी डालो, और फिर उसको थोड़ी देर उबाल के छान लो तो चाय बन जाएगी आपकी। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि चाय बने, तो चाय बनने के लिए आपने बोला कि इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो उस प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर से अगर काम कराना है तो हमको प्रोग्राम के थ्रू ही करवाना होता है।
तो उस प्रोग्राम में हमको कुछ निर्देश लिखने होते हैं। तो उस निर्देश को हम किस लैंग्वेज में लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिस लैंग्वेज में आप लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को वो कहलाते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज है आपकी मेनली, एक तो हो गई आपकी मशीन लैंग्वेज, एक हो गई आपकी असेंबली लैंग्वेज, और एक हो गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज, जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है। और कंप्यूटर समझता है सिर्फ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड मतलब 0 और 1, पूरा काम उसका 0 1 के फॉर्म में होता है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम बाइनरी कोड में लिखना चाहेंगे, जैसे कि आपको मैंने जब जनरेशन पढ़ाई थी कंप्यूटर की, तब भी मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। तो प्रोग्राम भी सारे मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, लेकिन उस मशीन लैंग्वेज में लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, और गलती होने पे उसको सुधारना तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। उसका ये एक मेन कारण ये था कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 1 के फॉर्म पे चलती है, और हर कैरेक्टर के लिए आपको 8 बिट्स मतलब 8 डिजिट होना चाहिए। 8 डिजिट का एक कोड बनता है, उससे एक कैरेक्टर लिखाता है। तो सपोज मुझे अगर कैपिटल ए भी लिखना है तो मुझे 8 डिजिट का कोड लिखना होगा। मुझे बी लिखना होगा तो मुझे बी के लिए अलग कोड लिखना होगा, वो भी 8 डिजिट का। वो भी सब 0 0 1 के फॉर्म में रहेंगे, कि किसी का कोड बन रहा है 0 0 1 1 1 0 0, किसी का बन रहा है 0 1 2 1 1 1 0 0, सॉरी 2 नहीं, ओके, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 के फॉर्म में ही बनेगा वो कोड। तो अभी आप आगे जब बढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि कैसे होता है, ये कन्वर्जन कैसे होता है। तो हर जो आपके जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी सिम्बॉल्स होते हैं या जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सबकी कोडिंग है अंदर, सबके ASCII कोड बने हुए हैं कि सबका एक एक डेसिमल नंबर जाता है, वो फिर डेसिमल नंबर जो है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। तो मशीन लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्राम लिखा तो वो तो कंप्यूटर आराम से समझ लेगा, क्योंकि वो तो उसी की लैंग्वेज है। तो आपको किसी कन्वर्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको किसी ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि वो उसको पहले कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज में लिखा तो डायरेक्टली समझ लेगा। और ये फर्स्ट जनरेशन में भी काम आती थी, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीनी लैंग्वेज को। दूसरा फिर आपका आता है असेंबली लैंग्वेज। फिर उनको लगा कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज आई। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, बहुत कुछ तो मतलब मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था, कुछ कुछ कोडिंग बना दिए गए थे, जिसको बोलते थे नेमोनिक कोड। कुछ कुछ चीज़ों के लिए कोड यूज़ करने लग गए थे वो लोग, कि प्रिंट के लिए आपने PRN लिख दिया, एडिशन के लिए आपने ADD लिख दिया, तो कुछ नेमोनिक कोड के थ्रू वो सारे बनाए जाते थे, ठीक है। अब आपने असेंबली में अगर कोई प्रोग्राम लिख दिया, अब कंप्यूटर तो समझता है मशीन लैंग्वेज, तो उसको तो मशीन लैंग्वेज ही चाहिए, तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की, जो कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मैंने बताया था कि जो आपके ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। तो उसके लिए यूज़ होगा फिर असेंबलर। तो असेंबलर क्या करेगा, उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, तब सिस्टम समझेगा कि अच्छा आपने ये लिखा है कि मुझे ये काम करना है। तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो यूज़ करना पड़ेगा आपको असेंबलर। और चूँकि ये सेकंड जनरेशन में आया था, इसलिए आपको जब जनरेशन पढ़ाई थी वो देख लेना आप। तो जब चूँकि सेकंड जनरेशन में आया था ये असेंबली लैंग्वेज, इसलिए इसको सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आया और फिर इम्प्लीमेंट हुआ, फिर हाई लेवल लैंग्वेज आने लग गई। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ अपन इंग्लिश शब्दों को यूज़ करने लगे, पूरा ही प्रोग्राम हम इंग्लिश शब्दों को यूज़ करते हुए, कुछ सिम्बॉल को यूज़ करते हुए, कुछ नंबर्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को लिखने लग गए। अब इसमें भी लेकिन धीरे धीरे हुआ विकास। तो जो आपकी थर्ड जनरेशन थी, वहाँ से लेके थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी चल रही है, तो वहाँ से आपकी जो है हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो आना शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें जो थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज थी मेनली जो आई थी वो थी आपकी पास्कल और बेसिक। तो पास्कल और बेसिक में सारे प्रोग्राम लिखे जाते थे थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में आते आते अपन C और C++ में भी लिखने लग गए प्रोग्राम। और ये जो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है इसमें फिर आपकी जावा आ गई है, जावा स्क्रिप्ट आ गई है, ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। तो मतलब ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज ही। तो अगर हम वैसे देखें, अगर इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करना आपको लैंग्वेज का, तो उसको दो ही पार्ट में बांटा गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में रखा गया है मशीन लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज में ही रखा गया है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि मैंने आपको बताई है कि पास्कल है, आपकी बेसिक है, C है, C++ है, जावा है, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि चलो ये मेन लैंग्वेज होती है। अब अगर मैंने असेंबली में लिखा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने यूज़ कर लिया असेंबलर। लेकिन अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, आपने पास्कल में, बेसिक में, C या C++ में लिखा और फिर आपको कन्वर्ट करना है उसको मशीन लैंग्वेज में,
तो फिर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? तो आप यूज़ करेंगे इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर, दो आते हैं। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसको बोलते हैं सोर्स कोड, ये आपका सोर्स कोड है, ठीक है। सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या करता है कंपाइलर, जब आप कंपाइल करते हैं फाइल को, तो ये जैसे मान लीजिए आपने 10 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखा, तो ये 10 लाइन के प्रोग्राम को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, मीन्स ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर वो बाद में देखेगा कि कहाँ कहाँ पर एरर है, वो आपको बाद में शो करेगा कि यहाँ पर इस जगह पे एरर है, थर्ड लाइन में एरर है, फोर्थ लाइन में एरर है, ठीक है। तो पहले उसने क्या करा कि उस सोर्स कोड को पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो एरर दिखाता है। तो ये बहुत फास्ट काम करता है कंपाइलर, क्योंकि उसको सिर्फ एरर ही चेक करनी होती है, फिर आप एरर को ठीक कर देते हैं, फिर वो आगे बढ़ता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपकी एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करेगा, और अगर उसको किसी भी लाइन में गलती दिख गई, अगर उसको सेकंड लाइन में गलती दिख गई, तो वो वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जब तक आप उसकी एरर को ठीक नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा। तो उसको बार बार उस सोर्स कोड की ज़रूरत पड़ती है फिर, क्योंकि आपने उस लाइन को ठीक करा, फिर आप करेंगे उसको इंटरप्रेटर से, फिर वो देखेगा, तो फिर उसको सोर्स फाइल लगेगी। तो ये बार बार सोर्स फाइल को यूज़ करता है, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। भाई काम ये भी सेम कर रहा है, लेकिन दोनों में मेनली डिफरेंस ये है, इसलिए हम इंटरप्रेटर को बोलते हैं कि ये लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है, जबकि आपका कंपाइलर है जो है वो एकदम से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसने कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरी इसमें आप देखें, 3 लैंग्वेज हो गई आपकी मेनली, है ना। मशीन लैंग्वेज हो गई, असेंबली लैंग्वेज हो गई आपकी, और हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। और आपने ये भी देख लिया कि इनके लिए हमको जो है ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी लगते हैं, असेंबलर भी लगता है, इसके लिए कंपाइलर भी लगता है, और इंटरप्रेटर भी लगता है, जो कि उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। अब एक दो चीज़ें हम और देख लें कि ये लिंकर और लोडिंग क्या होता है, लोडर क्या होता है और लिंकर क्या होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कहलाता है आपका सोर्स कोड, ठीक है। और फिर आपने उसको, सबसे पहले क्या होता है कि आपने प्रोग्राम लिखा तो वो कहलाता है आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड को आप करते हैं कंपाइल, कंपाइल करने के बाद वो बनाता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोड आपने बनाया। अब ये लिंकर का काम है। लिंकर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट कोड को बनाएगा एग्जीक्यूटिबल फाइल में। किसी भी प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है जिससे वो प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है पूरी एरर हटने के बाद। तो लिंकर क्या करता है, उस प्रोग्राम की एक एग्जीक्यूटिव फाइल बनाता है जिससे वो प्रोग्राम चलेगा, रन होगा। उसका काम इतना है। तो उसने फिर एग्जीक्यूटिव फाइल बना के रख दी। अब ये फाइल प्रोसेसर तक पहुंचना भी चाहिए, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, ये लोडर करता है। और जो लोडर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है, ठीक है। तो लोडर ने क्या करा, उस एग्जीक्यूटिव फाइल को फिर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है। ये लोडिंग का काम करता है, लोडर जो होता है लोडिंग का काम करता है। फिर आपका प्रोसेसर को देखता है, फिर आपके पास वो चीज़ आती है, आप बोलते हैं प्रोसेस हो गई हमारी, ठीक है। तो ये क्रम चलता है। तो ये आपका लिंकर और लोडर का भी ये काम होता है, ठीक है। तो एक आपकी पिक्चर बनी दिमाग में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, फिर इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है ना। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और जनरेशन के हिसाब से भी इसको किस प्रकार से बोला जाता है। तो दोस्तों आज अपना इतना हो गया है। आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, और थ्योरी अपनी सही होगी तो फिर आगे आपको प्रैक्टिकल करने में भी अच्छा रहेगा, इसलिए हम इस पर इतना समय दे रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।